ये फिल्म की कहानी उन फिल्मों में से एक है जिसमें आपको जैसे ही लगेगा कि आपको कहानी समझ आ गई है, उसी समय आपके सामने एक ट्विस्ट आ जाएगा। तो ये कहानी है किम नाम के बंदे की, जो कि एक जीनियस मैथ्स टीचर होता है। वो बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान है और किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता। उसके बगल वाले फ्लैट में एक जून नाम की लेडी रहती है अपनी नीस मैरी के साथ। जून एक रेस्टोरेंट पे काम करती थी और किम को जून पे काफ़ी क्रश था, लेकिन वो कभी भी उसे बता नहीं पाता। बट हमेशा स्कूल जाने से पहले किम अपना लंच जून के रेस्टोरेंट से खरीदा करता। एक दिन जून काम के बाद जब घर आती है तो उसे मेरी की तबीयत ठीक नहीं मिलती, तो उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी। तभी किम भी यूनिवर्सिटी से घर लौटता है और उसे वो दोनों दिखते हैं। एंड मेरी की तबीयत खराब देख किम उसे अपने बैग पे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और जून बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। जो भी दवाइयाँ चाहिए थी वो किम खरीद कर ला देता है और फिर नर्स को देकर वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। अगले दिन जब वो अपना लंच खरीदने रेस्टोरेंट पहुँचता है तो जून उसे देख कहती है, ये लो हॉस्पिटल के सारे बिल्स के पैसे, और उसे एक नया डिश देती है ट्राई करने के लिए। इवन वो उसे थोड़ी बात करने की भी कोशिश करती है इन द सेंस ऑफ थैंकिंग हिम। किम के जाने के बाद रेस्टोरेंट ओनर जून से कहती है, तुम्हें क्या हो गया? तुमने तो कहा था तुम्हें वैसे बंदे पसंद नहीं है, कुछ तो हुआ है। उसके बाद शाम को जून ड्रेस को प्रेस कर रही थी, तभी घर का डोरबेल बजता है। वो जाकर देखती है तो बाहर उसका एक्स हस्बैंड कैंग होता है। जून गेट बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अंदर आकर उसे मारने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे छुप कर रह लोगी? मुझे बिना बताए रहोगी और मैं ढूंढ भी नहीं पाऊंगा। तभी मेरी भी स्कूल से घर आ जाती है, पर जून जल्दी से उसे कमरे में बंद कर देती है कैंग से बचाने के लिए। लेकिन कैंग उसे भी अब्यूज़ करने की कोशिश करता है तो जून उसे रोकती है, पर कैंग शांत नहीं होता। इवन वो जून को सेक्सुअली अब्यूज़ करने की कोशिश करता है और जून खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, पर कैंग बिल्कुल नहीं रुकता। तभी अचानक पीछे से मेरी उसके सिर पर जोर से मारती है और कैंग ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद उन तीनों में बहुत हाथापाई होती है, बट एट द एंड जून और मैरी मिलकर एक आयरन की तार की मदद से कैंग को गला घोट कर मार देते हैं। पर मारने के बाद उनके अंदर एक डर सा आ जाता है, अगर कहीं इस बारे में पुलिस को पता चल गया तो दोनों को जेल जाना पड़ेगा। तभी घर का डोरबेल फिर से बजता है और ये सुन दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। जून डरते हुए गेट खुलती है तो सामने उनका नेबर किम था। किम उससे पूछता है, मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, सब ठीक तो है? और जून कहती है हाँ, और जल्दी से गेट बंद कर देती है। फिर जून घर का फ़ोन उठाती है पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए। तभी मेरी पूछती है, क्या अब आप खुद को पुलिस के हवाले कर दोगे? और मुझे भी खुद को कर देना चाहिए, हमने इसे मिलकर मारा है। जून कहती है, नहीं तुमने कुछ भी नहीं किया, ये सब मैंने किया है, तुम अपने कमरे में बंद थी। पर तभी किम दोबारा से गेट को नॉक करता है और कहता है, शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। वैसे भी अगर आप मेरी बात सुन भी लोगे उसके बाद भी आप पुलिस को फ़ोन कर सकते हो, एंड इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं है। तो वो दोनों किम को अंदर आने देते हैं। अंदर आकर कैंग की बॉडी देख किम पूछता है, कौन है ये और क्या आप खुद को पुलिस के हवाले करने का सोच रहे हो? जून कहती है, ये मेरा एक्स हस्बैंड है और हाँ मैं खुद को सरेंडर कर दूंगी। किम पूछता है, तुम दोनों ने मिलकर इसे मारा है राइट? जून कहती है, नहीं मैंने इसे अकेले मारा है, मेरी रूम पे बंद थी। किम कहता है, देखो इसके हाथों में काटने का निशान है और गले में रस्सी के भी निशान है, तो एक इंसान एक ही टाइम पे हाथ और गले पर अटैक नहीं कर सकता। और ये तो मैं कह रहा हूँ, अगर पुलिस आएगी तो इजीली पकड़ लेगी कि तुम दोनों ने मिलकर इसे मारा है। जून डर जाती है और कहती है, नहीं मेरी को कुछ भी मत करना प्लीज़। किम कहता है, तुम दोनों फिलहाल टेंशन मत लो, अगर तुम मुझे सोचने दोगे तो मैं वादा करता हूँ किसी भी हालत में तुम लोगों को कुछ भी नहीं होगा। अब किम पूछता है, क्या तुम्हारा और कैंग का पहले से मिलने का प्लान था और क्या उसने तुम्हें फ़ोन भी किया था? जून कहती है, नहीं मिलने का कोई भी प्लान नहीं था एंड उसे मेरा नंबर भी नहीं पता। तो किम एक आखिरी सवाल पूछता है, क्या तुम्हें फिल्म देखना पसंद है? सीन वहीं कट हो जाती है। पहले सीन में देखते हैं, सुबह हो चुकी थी और पुलिस को कैंग की बॉडी नदी किनारे मिलती है। बॉडी की कंडीशन बहुत ख़राब थी और शक्ल को बुरी तरह से ख़राब कर दिया गया था और उसके फिंगर्स को भी जला दिया गया था ताकि फिंगरप्रिंट्स न मिल पाए। वहाँ मौजूद डिटेक्टिव ली कहता है, किसी करीबी ने इसे मारा है और ऐसी कंडीशन कर दी है ताकि पुलिस इसकी आइडेंटिटी आसानी से न पता लगा पाए। डिटेक्टिव ली अपने पार्टनर डिटेक्टिव चोई के साथ उस जगह पे छानबीन करते हैं और उन्हें एक चाबी मिलती है। उस पर एक मोटल का नाम लिखा था और ली और चोई उधर की ओर जाते हैं और वहाँ पे उन्हें कैंग के बारे में पता चलता है। पुलिस स्टेशन आकर चोई बाकियों को बताता है, विक्टिम का नाम है कैंग, वो 36 ईयर्स का था जिसकी बॉडी हमें 10 नवंबर को मिली थी और वो उस मोटल पे 7 नवंबर से रह रहा था और उसके मरने का समय 9 नवंबर शाम 4 से 11 बजे के बीच का है। तभी चोई ली से कहता है, विक्टिम साइट पे हमें एक साइकिल भी मिली है और उसका इन्फॉर्मेशन निकालने पर पता चला है कि उस साइकिल को किंग ने रेंट पे लिया था
और उसका यूज कर वो अपनी एक्स वाइफ जून के पास गया था। तो अभी प्राइम सस्पेक्ट उसकी एक्स वाइफ जून है। अगले सीन में डिटेक्टिव ली और चोई जून से मिलने जाते हैं और उससे पहले बताते हैं आपको पता है आपके एक्स हस्बैंड कैंग का मर्डर हो गया है और क्या उसका कोई रिलेटिव था। जून कहती है नहीं। फिर चोई कहता है अब लास्ट उसे कब मिले थे। जून कहती है जब से मैंने सियोल पे शिफ्ट किया है तब से उसे नहीं देखा। तभी ली उससे पूछता है आपने 9 नवंबर को क्या क्या किया था। जून कहती है पहले काम पे गई थी, उसके बाद अपनी नीस के साथ मूवी देखने। रात को किम जून और मैरी को पब्लिक टेलीफोन से कॉल करता है और बताता है तुमसे पुलिस ने बात कर लिया है, अब वो मैरी के लिए आएंगे। जून डर कर कहती है तुमने कैंग की बॉडी के साथ क्या किया, आखिर पुलिस ने हमारे बारे में इतनी जल्दी कैसे पता लगा लिया। किम कहता है तुम बस एक मशीन की तरह पुलिस के सवालों का जवाब देती रहना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। इवन ऐसा भी हो सकता है वो तुम पर दूर से नजर रख करो, तो अगर हम दोनों आपसे मिलेंगे तो ऐसे एक्ट करना जैसे पहले करते थे, बिल्कुल नॉर्मल नेबर्स जैसे, जिससे उन्हें हम दोनों के बारे में शक ना हो। फिर किम कहता है मूवी टिकट्स को अपने वॉलेट से हटाकर जो पोस्टर मिला था उसमें रख दो और पोस्टर को फोल्ड करके डस्टबिन में फेंक देना, क्योंकि कोई भी इंसान मूवी देखने के बाद शायद ही अपने टिकट्स को ठीक से रखता हो। एंड हाँ, मैं तुम्हें रोज इसी टाइम पे फ़ोन करूँगा एंड प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करना, सब कुछ ठीक होगा। दूसरी तरफ दिखाते हैं ली और चुई जून के होम टाउन जाते हैं और वहाँ पे उसकी पहचान की लेडी से जून और कैंग के बारे में पता करते हैं। वो लेडी बताती है कि कैंग जून को बहुत परेशान करता था और जून मैरी को एक अच्छा फ्यूचर देना चाहती थी, इसलिए वो दोनों सियोल चले गए। और हाँ, वो लोग कैंग से चिप कर गए थे ताकि वहाँ पर सुकून से रह सके। अगले सीन में ली और चुई जून के घर पे आते हैं और वो जून से मूवी के टिकट्स मांगते हैं। जून उन्हें वही पोस्टर देती है और कहती है टिकट्स तो नहीं है। चोई पोस्टर को खोलता है और उसमें टिकट्स मिल जाते हैं तो जून हैरान होने का एक्टिंग करती है जैसे किम ने उसे बताया था। वापस जाते वक्त चोई ली से कहता है तुम फालतू पे जून पे शक कर रहे हो। ली कहता है उसके पास एक क्लियर मोटिव है कैंग को मारने की, अपनी आज़ादी के लिए। और क्या तुमने नोटिस किया टिकट्स उसने कितनी परफेक्ट जगह से दिए, बिल्कुल डस्टबिन में एक पोस्टर के बीच में फोल्ड किया हुआ। उसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कुछ दिनों तक वो लोग साइड से जून पे नजर रखेंगे। अगली शाम वो दोनों मेरी से कुछ सवाल पूछते हैं। उसके बाद वो दोनों किम के रूम पे भी नॉक करते हैं और ली उसे देख समझ आता है कि ये तो उसका स्कूल फ्रेंड है और ली उसे देख बहुत हैरान और खुश होता है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में थोड़ी बातें करते हैं और पार्टी भी। फिर ली उसे इसी केस के बारे में बताता है और पूछता है क्या तुम इस बारे में कुछ भी जानते हो। किम कहता है नहीं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं पार्टी के बाद किम जैसे ही जून के गेट के पास पहुंचता है वो गेट खोलकर किम से पूछने लगती है क्या बात हुई तुम दोनों में, तुम उसके साथ मिले हुए हो क्या। किम कहता है शांत हो जाओ, वो दोनों यही है और ज़रूर हम दो पे नज़र रखे हुए होंगे, तो ऐसा एक्ट करो कि तुम मुझे कुछ सामान ले रही थी, वरना उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पे दूर गाड़ी से चोई और ली उन्हें देख रहे होते हैं। चोई कहता है तुम किम से क्यों नहीं पूछते इस बारे में। ली कहता है किम एक ऐसा बंदा है जिसे दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो एक जीनियस है जिसे मैथ से प्यार है। वो बचपन से ही मैथ्स का दीवाना है और एक फॉर्मूला को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है ताकि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना और आसान हो जाए। तो सोचो ऐसे बंदे को क्या ही पता होगा कि उसके आस पड़ोस में क्या हो रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जून को पब्लिक बूथ से कॉल कर बताता है कि वो डिटेक्टिव ली उसका स्कूल फ्रेंड है और कहता है तुम्हें और भी केयरफुल होना चाहिए जून, कल रात को जो तुमने किया वो बहुत ही गलत था, हम फंस भी सकते थे। जून कहती है सॉरी, आज के बाद मैं तुम पे पूरा ट्रस्ट करूँगी। जून बताती है आज कॉप्स मेरी के स्कूल भी गए थे उससे पूछताछ करने। कि फिर मेरी से बात करता है और मेरी उसे बताती है उन्होंने मुझे एक फ़ोटो दिखाई और पूछा कि क्या मैं इसे जानती हूँ, तो वो कह देती है नहीं। और कॉप्स मूवी के बारे में पूछते हैं ये तुमने मूवी कब देखी थी, तो मेरी कह देती है 9 नवंबर को। कि मैं सुन कहता है बहुत अच्छे, बस ऐसे ही सही सही रिप्लाई देना कॉप्स को बिना घबराए। अगले सीन में डिटेक्टिव ली थिएटर के लिफ्ट की सीसीटीवी लाकर चोई को चेक करने को देता है जिससे वो ये कंफर्म कर सके कि मैरी और जून सच में फिल्म देखने गए भी थे या नहीं। और हम देख पाते हैं कि वो दोनों लिफ्ट पे मौजूद थे। ये देख ली थोड़ा सोच में पड़ जाता है और चोई उसे कहता है वो दोनों निर्दोष हैं, लेकिन ली मानने को तैयार नहीं था। बट हम एज एन ऑडियंस सोचते हैं कि जिस टाइम पे जून ने कैंग को मारा उसी टाइम पे वो मूवी देखने कैसे पहुंच सकती है। अगली शाम जून और किम बिल्डिंग के टेरेस पे मिलते हैं और जून उसे बात करते हुए रोने लगती है कि ऑफिसर्स ने उसे लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए बुलाया है। अब वो क्या ही करे, अब तो मेरी भी उसके साथ फंस जाएगी। किम कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वही करो जो तुम अब तक करते आई हो, पैनिक नहीं करना और जो बोलने बोला है वही बोलना कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता कैंग के बारे में। किम कहता है तुमने कहा था ना कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है, तो कल तुम्हारी आखिरी परेशानी होगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम पैनिक मत करना।
उसके बाद दिखाते हैं अगले दिन टेस्ट के टाइम जून से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका अच्छे से जवाब देती है और ऑफिसर उससे कहते हैं कि आपने 9 नवंबर की शाम को पूरी फिल्म देखी थी और क्या आपने उस दिन कैंग से मिला था। जून कहती है हाँ मैंने फिल्म देखी थी लेकिन कैंग से नहीं मिला था। एंड लाइट डिटेक्टर मशीन दिखाती है ट्रू, मतलब वो जो भी कही थी सच कह रही थी। मतलब उस दिन जून कैंग से मिली ही नहीं थी और इससे ये प्रूफ होता है कि जून ने कैंग को नहीं मारा। तो ऑफिसर बोलते हैं इसके आगे तो फिर और क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं, आप निर्दोष हो। दूसरी तरफ डिटेक्टिव ली भी टेस्ट को देख रहा होता है। ये सुन कि टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आया है वो तुरंत कमरे के अंदर आता है और कहता है ऐसे कैसे जाने दे रहे हो, इससे आपने मेन सवाल तो पूछा ही नहीं। और वो पूछता है जून क्या तुमने कैंग को मारा है। जून घबराते हुए कहती है नहीं और मशीन उस जवाब को दिखाती है रॉन्ग, मतलब कि जून ने कैंग को मारा है। तभी दूसरा ऑफिसर कहता है तुम पागल हो ली, ये टेस्ट की जिम्मेदारी मेरी है, मैं तुम्हारे सवाल को मानने नहीं दूंगा। अगर तुम किसी से भी इस तरीके से सवाल पूछोगे तो रिजल्ट यही आएगा। एंड हम देख पाते हैं यहाँ से जून फ्री हो जाती है। बट सोचने वाली बात यह थी कि जून ने लाइट डिटेक्टर को धोखा कैसे दिया। अगले दिन जब टिम लंच खरीदने रेस्टोरेंट पहुंचता है तो जून उसे स्पेशल पैक देती है। स्कूल में जब वो लंच पैकेट को खोलता है तो उस पर गिफ्ट बॉक्स था जिसमें किम के लिए एक स्कार्फ होता है क्योंकि ठंड बहुत बढ़ रही थी और एक थैंक यू नोट भी था। ये देख किम को बहुत अच्छा लगता है। शाम को जून के वर्क प्लेस पे उससे मिलने एक बंदा आता है जिसका नाम था सैम और वो उससे कहता है मुझे अभी अभी पता चला तुम्हारी प्रॉब्लम्स के बारे में, सब कुछ ठीक तो है। फिर उसके बाद वो जून को अपनी गाड़ी से घर छोड़ देता है। किम बिल्डिंग के नीचे ही था और उसे उन्हें साथ देख थोड़ा बुरा लगता है। दूसरी तरफ चोई भी उन्हें देख रहा होता है और नए बंदे को देख सोचता है आखिर ये किधर था इतने दिनों से और आखिर ये है कौन। उसके बाद किम जून को फ़ोन बूथ से कॉल कर पूछता है सब ठीक तो है ना, और वो बंदा कौन था। जून कहती है वो मेरा पुराना फ्रेंड है जिसका नाम है सैम और उसने मेरी कई बार मदद की है इसलिए मैंने उसे अपने साथ घर आने दिया। किम कहता है ठीक है मैं कल कॉल करूँगा। और हम समझ पाते हैं किम को उन्हें साथ देख थोड़ा बुरा लगता है। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और किम बिना छाते के बारिश में चलने लगता है। जब वो घर के पास आता है तो उसका वेट डिटेक्टिव ली कर रहा था। ली उस रात उसी के घर पे रुक जाता है और वो दोनों अपनी स्कूल की ओल्ड मेमोरीज शेयर करते हैं। अलिस वाली किम से पहले जाग जाता है और उसकी परफेक्ट नंबर नाम की बुक को देखता है और उसमें वही थैंक यू नोट था जो जून ने किम को दिया था और ये नोट ली देख लेता है। फिर वो दोनों लंच खरीदने रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। वहाँ पे अचानक ली को एक फ़ोन आता है और उसे कुछ लिखना था तो वो जून को कहता है लिखने को और फिर ली नोटिस करता है उस पेपर और हैंडराइटिंग को और ये देख हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि जून ने ही किम को थैंक यू नोट लिखा था। और वो मन में सोचता है आखिर जून ने किम को थैंक यू नोट क्यों दिया होगा। फिर दिखाते हैं उस शाम सैम और जून एक रेस्टोरेंट पे मिलते हैं। उन दोनों पर डिटेक्टिव चोई और किम अलग अलग जगह से नजर रखे हुए थे। जून कहती है मैं आज तुमसे आखिरी बार मिलकर ये कहने आई हूँ कि हम दोनों अब नहीं मिल सकते। सैम कहता है तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। और किम छिपकर उन दोनों की फोटोज खींच लेता है और मन में कहता है आखिर ऐसा तुमने मेरे साथ क्यों किया, क्या तुम भूल गई कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया था। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। उसके बाद गुस्से में किम वो गिफ्ट वाली स्कार्फ और थैंक यू नोट को जला देता है। अगले सीन में ली चोई को बताता है पता है क्या हो, अगर ये सारी चीज़ें जो हमने ढूंढा विक्टिम के बारे में वो सब किलर की चाल हो, जैसे कि साइकिल को जानबूझकर वहाँ पे रहने देना और विक्टिम की कंडीशन को ख़राब कर देना और सपोज जून ने मूवी पे जाने से पहले ही कैंग को मार दिया और उसे फेंकने के बाद वो मूवी देखने गई हो। चोई कहता है वाह, मतलब वो आधे घंटे में कैसे कैंग की बॉडी को फेंक पाएगी, वो भी उसके पास अपनी खुद की गाड़ी भी नहीं है, बिना किसी के मदद के ये पॉसिबल ही नहीं है। ली कहता है वही तो, मतलब उसकी मदद किसी ने किया है। तो फिर वो दोनों जल्दी से सैम से मिलने जाते हैं, शायद उसी ने जून की मदद की हो। और पूछने पर क्या तुमने कैंग को मारा है तो सैम कहता है मैं जून को पसंद करता हूँ पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसके लिए कैंग को मार दूंगा। और ली समझ जाता है कि ये वो बंदा नहीं हो सकता, लेकिन चोई कहता है कि आखिर इसके पास तो अच्छा कारण है, एक मोटिव है, ये तो जून को पसंद भी करता है और कैंग इसके रास्ते का काटा था। ली कहता है मेरी इंस्टिंक्ट कह रही है ये काम किसी और ने किया है जिसे हम जानते हैं। अगले दिन ली किम से पूछता है तुम 9 और 10 नवंबर को छुट्टी क्यों ली थी जबकि तुम कभी भी छुट्टी नहीं लेते, क्या तुमने मदद की है जून की इन सब में। और हम एज एन ऑडियंस समझ पाते हैं ली का शक धीरे धीरे किम पे जा रहा था, बट किम उसे कोई भी जवाब नहीं देता। अगले से में ली और चोई बात कर रहे थे ये विक्टिम की पैंट बहुत बड़ी है क्योंकि कैंग की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी। चोई कहता है अरे ये कोई साइकोपैथ का काम है, वरना इतनी बड़ी नदी के सामने कोई किसी बॉडी को बाहर कैसे छोड़ सकता है। मैं होता तो पत्थर बांधकर पानी के अंदर डाल देता जिससे बॉडी कभी ऊपर ही ना आए। ली कहता है ऐसा भी तो हो सकता है कि किलर चाहता था कि हम बॉडी को ढूंढकर इन्वेस्टिगेशन करें,
ये सब उसका एक प्लान हो जिसपे हम फंसते चले जा रहे हो। उसके बाद ली किम से मिलने जाता है और पूछता है क्या तुमने कैंग को मारा है। किम कहता है ली अगर तुम इसे सॉल्व भी कर लोगे तो किसी का भी भला नहीं होगा और अब कुछ बदलेगा भी नहीं। दूसरी तरफ शाम को सैम जून के घर आता है और उसे कुछ फोटोज दिखाता है जो कि किम ने ही खींचे थे और कहता है किसी ने मुझे ये भेजे हैं और धमकी दी है कि मैं तुमसे दूर रहूं। ये सुन जून फौरन किम के रूम में जाती है और कहती है तुमने भेजा था ना सैम को फोटोज, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। एंड जून वहाँ खड़े अपने सारे कपड़े उतार देती है और कहती है यही चाहिए ना तुम्हें, जो करना है कर लो। जून कहती है पहले कैंग और अब तुम, कोई मुझे शांति से जीने नहीं देगा। और ये कहते हुए वो रोने लगती है। किम कहता है तुम घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। एंड अगले ही दिन हम देख पाते हैं किम खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है और कॉप्स को बताता है कि मैंने कैंग को मारा है क्योंकि उसने जून की ज़िंदगी खराब कर दी थी। लेकिन जब मैंने जून को बचाया तो वो किसी और के साथ कैसे घूम सकती है, मुझे जून को ही मार देना चाहिए था। यहाँ कॉप्स किम के घर पे छानबीन करते हैं और दूसरी तरफ किम खुद ही खुद को कॉप्स के सामने एक साइकोपैथ प्रूफ कर देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं किम एक कमरे बंद होता है और ली उससे मिलने जाता है और वो कहता है मैं अब सब कुछ समझ चुका हूँ, तुम खुद को इसीलिए फंसा रहे हो क्योंकि तुम जून से प्यार करते हो, लेकिन तुम उस लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो। मैं जानता हूँ जब बात आती है दिमाग लगाने की, लॉजिक की, तो इस जगह पे तुमसे कोई भी जीत नहीं सकता, पर प्लीज़ ऐसा मत करो, इससे तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। किम कहता है अब कोई फ़ायदा नहीं है, तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते, जो होना था वो हो गया। तो किम ली से एक फेवर मांगता है और नेक्स्ट सीन में ली जून को किम के लिखी लेटर देता है और यहाँ रिवील होता है असली ट्विस्ट। तो दोस्तों हम सोच रहे थे कि आखिर जून ने एक ही वक्त में कैंग को मार भी दिया और मूवी भी देखने चली गई, इवन सीसीटीवी पे भी वो मौजूद थी। तो दरअसल जून ने कैंग को 9 नवंबर को नहीं बल्कि 8 नवंबर को मारा था, यानी कि 8 नवंबर की शाम कैंग जून से मिलने उसके घर आया था और हाथापाई में जून ने उसे मार दिया। और उसके अगले दिन 9 नवंबर को उसी वक्त जून मूवी देखने गई थी जिससे ये सब कुछ वो प्लान कर सके। लाई डिटेक्टर टेस्ट पे उसे हर एक सवाल 9 नवंबर के रेफरेंस पे पूछा गया था कि 9 नवंबर को आप क्या करे थे, 9 नवंबर को आपने किम से मिला या नहीं। एंड इस वजह से लाई डिटेक्टर टेस्ट 2 आया था। एंड शुरुआत से पुलिस को इसी बात पे कंफ्यूज किया गया था कि किलिंग 9 को हुई थी बट असली मर्डर तो 8 को हुआ था। बट यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि ऑटोप्सी रिपोर्ट गलत कैसे आ सकती है, क्योंकि ऑटोप्सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किलिंग 9 नवंबर को हुई थी, बट जैसा कि मैंने आपको बताया असली मर्डर तो 8 नवंबर को हुआ था। और यहाँ रिवील होता असली राज कि एक नहीं बल्कि 2 मर्डर हुए थे, यानी कि अब तक हम जानते हैं जून ने एक मर्डर किया है कैंग का एंड उस पर केस चल रहा है, बट असल में किम ने भी एक मर्डर किया था और जो डेड बॉडी नदी किनारे मिली थी वो कैंग की थी ही नहीं, बल्कि किम ने नदी किनारे एक गरीब का खून किया और उसकी बॉडी को वैसी कंडीशन कर दी और वहाँ सबूत सारे कैंग के रख दिए जिससे ऐसा लगे कि वो बॉडी कैंग की है जबकि वो एक गरीब इंसान की थी। और हम देख पाते हैं असली कैंग की बॉडी उसने एक पानी के अंदर जाकर पत्थर से बांध कर रख दी कि असली सच किसी को भी पता न चल पाए। तो जिस मॉडल पे कॉप्स को लगा था कि कैंग रहता है वो असल में वो दूसरा इंसान था जिसे किम ने पैसे दिए थे वहाँ पे रहने को। जब वो वहाँ से रहकर वापस आता है तो किम उसे वैसे ही मार देता है जैसे कि कैंग को जून ने मारा था, जिससे सब कुछ परफेक्टली प्लान के अकॉर्डिंग चल सके। इन शॉर्ट यहाँ पे 2 मर्डर्स हुए थे, एक 8 नवंबर को जिसने जून ने कैंग को मारा था और उसके डेड बॉडी किम जाकर पानी के अंदर एक पत्थर से बांधकर छिपा देता है, और दूसरे दिन 9 नवंबर को जिस वक्त जून ने कैंग को मारा था उसी वक्त किम जाकर एक गरीब इंसान को मार देता है और नदी किनारे उसकी बॉडी रख देता है। वो उसके फिंगरप्रिंट्स को जला देता है और उसके फेस को बुरी तरह से डैमेज कर देता है और आसपास कैंग के सामान छोड़ देता है, लाइक उसकी होटल की और उसके साइकिल, जिससे ऐसा लगे कि वो कैंग की बॉडी है। ये सब बोलकर ली जून से कहता है आखिर कोई किसी और के लिए ऐसा कैसे कर सकता है, क्या तुम उसकी वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी नहीं, पर तब भी उसने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया। उसने शुरुआत से ही ये सब कुछ प्लान कर रखा था ताकि वो तुम्हारे गुनाह को खुद के सर ले सके और तुम बच जाओ। ये सुनकर जून रोने से लगती है, आखिर कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है। फिर वो किम का लेटर पढ़ती है, उसमें लिखा था मैं किम हूँ, मेरी लाइफ में मैथ से सब कुछ था, मैं इतना ज़्यादा मैथ्स में खो गया था कि जब मैं एक फार्मूला को सॉल्व नहीं कर पा रहा था तो अकेलेपन में मैं सुसाइड करने जा रहा था, लेकिन तभी तुमने अनजाने मेरे गेट में नॉक किया और तुम्हें देख मैं रुक गया और उस दिन मुझे पता चला कि मैथ से भी खूबसूरत दुनिया में कुछ है और फिर मुझे जीने की उम्मीद मिली। बट शायद सैम तुम्हारे लिए बेस्ट है, मैंने जो भी किया मुझे माफ़ कर देना और हो सके तो मुझे भुला देना, क्योंकि अगर तुम खुश नहीं हो तो मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। ये सब पढ़ जून पूरी तरह से हिल जाती है
और तुरंत भागकर पुलिस स्टेशन जाती है किम से मिलने। ली बताता है वो उस बस में बैठ चुका है और उसे ले जाया जा रहा है। जून बस में हाथ मारती है और चिल्लाकर कहती है, अगर तुमने मेरे लिए सब क्यों किया? मुझे माफ़ कर देना किम, प्लीज़। मैंने जो भी कहा उस सब के लिए मुझे माफ़ कर देना। बट किम उसकी ओर नहीं देख पाता क्योंकि वो अंदर ही अंदर रो रहा था, क्योंकि वो जून से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रहा था। दोनों अलग हो चुके थे और उनकी आंखें नम थी। और यहाँ ये फिल्म एंड हो जाती है। सो नाउ लेट्स टेक अ क्विक समरी ऑफ ऑल द इवेंट्स, जिससे आपको ये कहानी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये कहानी है जून की, जिसके हाथों अपने एक्स हस्बैंड कैंग का खून हो जाता है और उसकी मदद उसका नेबर किम करता है और वो एक मास्टर प्लान बनाता है एंड 2 किलिंग्स करता है। कैंग की बॉडी को पानी में छिपा देता है और दूसरे किसी इंसान की बॉडी को कैंग की तरह प्रेजेंट करता है, जिसे एक बार केस हो और सॉल्व हो जाए एंड जून इस चंगुल से बाहर आ जाए। बट केस में एंट्री होती है डिटेक्टिव ली की, जो कि किम का स्कूल फ्रेंड था। वो अपनी पूरी कोशिश करता है बट केस को सॉल्व नहीं कर पाता। बट एंड में जून को सैम नाम के बंदे के साथ देख किम खुद को सरेंडर कर ली को सारी बात बता देता है, जो जाकर जून को बताता है और जून ये सुन पूरी तरह से हिल जाती है। जून तुरंत भागकर किम के पास जाती है, जो कि बस से जेल की ओर जा रहा था। जून चिल्लाती है कि तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों किया, पर किम उसकी ओर नहीं देख पाता। एंड फिल्म एंड हो जाती है एक जीनियस उसकी लवर को बिछड़ता दिखाते हुए। ये फिल्म की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी एक्टिव परफॉर्मेंस एंड स्टोरी लाइन। फिल्म का स्टार्ट आपको बिल्कुल दृश्यम फिल्म की याद दिला सकता है कि एक मर्डर हुआ है और उसे छिपाना है, बट इसका एंड आते तक आपका दिमाग पूरी तरह से हिल जाएगा कि कैसे एक जीनियस एक मास्टर प्लान बनाता है बट अपने प्यार के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है।